जय हिंद साथियों। दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश। किसी भी हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करें। फ्रेंड्स, इसका जो पार्ट 1 है मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, और यदि आपने उसे नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख लीजिए, ताकि आपको जो बेसिक नॉलेज है वो समझ में आ जाए। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम बात करेंगे जब किसी एक वाक्य में दो कर्म या दो क्रिया आ जाता है तो उसको हम अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज हम इसी के बारे में जिक्र करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दो कर्म से। देखिए दोस्तों, जब किसी भी हिंदी वाक्य में दो कर्म सजीव और निर्जीव के रूप में आ जाते हैं, तो सजीव एंड निर्जीव के रूप में आ जाते हैं, तो जब हम इसका अंग्रेजी बनाते हैं तो सबसे पहले हमें वर्ब के बाद, क्रिया के बाद जो है सजीव का प्रयोग करना चाहिए, फिर प्लस निर्जीव का प्रयोग करना चाहिए। कुछ इस प्रकार से अंग्रेजी में नियम होता है। ओके फ्रेंड्स, और यदि आप चाहते हैं वर्ब के बाद निर्जीव का प्रयोग करने के लिए, मान लीजिए यदि आप सोचते हैं निर्जीव का प्रयोग हम सजीव से पहले करें, तो ठीक है आप कर सकते हैं, बट कुछ नियम है। देखिए दोस्तों, यदि आप निर्जीव का प्रयोग वर्ब के बाद करेंगे, ओके, पहले निर्जीव लिखते हैं और सोचते हैं सजीव को हम बाद में लिखें, तो ठीक है आप कर सकते हैं, बट क्या है कि आपको उससे पहले टू का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया। ओके फ्रेंड्स, क्या करना है आपको, देखिए जब एक ही वाक्य में दो कर्म आता है सजीव और निर्जीव के रूप में, तो आपको वर्ब के बाद तुरंत सजीव का प्रयोग करना है, फिर प्लस निर्जीव का प्रयोग करना है। ओके फ्रेंड्स, और यदि आप चाहते हैं कि निर्जीव का प्रयोग हम सजीव से पहले करें, तो ठीक है आप कर सकते हैं, बट क्या करना है, सजीव से पहले आपको टू का प्रयोग करना है। ओके फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार का नियम है अंग्रेजी में जब एक ही वाक्य में दो कर्म आ जाता है तब। ओके, आइए कुछ इसका एग्जांपल भी जान लेते हैं। देखिए लिखा है, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाता है। अंग्रेजी पढ़ाता है। वह हमें अंग्रेजी पढ़ाता है। देखिए दोस्तों, इस वाक्य में आप सबसे पहले पहचानिए कि कर्ता कौन है, कर्म कौन है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हमें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो उत्तर आएगा वह। तो यहां वह क्या है, कर्ता है। ओके फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि काम वह ही तो कर रहा है। ओके, और मैंने बताया है आपको कि कौन से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो कर्ता का पता चलता है। ओके, तो वह क्या हो गया, कर्ता। अब बच रहा है हमें। हमें क्या है, तो देखिए दोस्तों, वह किसको पढ़ा रहा है, हमें पढ़ा रहा है ना, तो हम पर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं, तो जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे कहते हैं कर्म, और जो प्रभाव डालता है उसे बोलते हैं कर्ता। क्योंकि वह प्रभाव डाल रहा है तो इसलिए वह क्या हो गया, कर्ता हो गया, और प्रभाव हम पर पड़ रहा है इसलिए हम क्या हो गए, कर्म हो गए। तो ये हमारा क्या है, कर्म हो गया। अब बच रहा है इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, देखिए दोस्तों ये भी कर्म है। कैसे, आइए क्वेश्चन करते हैं, वह हमें क्या पढ़ाता है, तो उत्तर आएगा इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ाता है। ओके, तो आप जानते हैं क्या से क्या पता चलता है, कर्म का, तो इंग्लिश क्या है, हमारा कर्म है। ओके फ्रेंड्स, अच्छा मैंने आपको ऐसे बता दिया जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे बोलते हैं कर्म, तो हमें भी कर्म है, लेकिन इसको भी क्वेश्चन के माध्यम से जानते हैं। देखिए क्वेश्चन करिए, वह अंग्रेजी किसको पढ़ाता है, तो उत्तर आएगा हमें पढ़ाता है। ओके, तो आप जानते हैं किसको या क्या से क्या पता चलता है, कर्म का, तो हमें भी कर्म हो गया और अंग्रेजी भी कर्म हो गया। ओके फ्रेंड्स, देखिए यह एक वाक्य है, इसमें दो कर्म आ गया। ओके, आइए इसको भी जान लेते हैं, ये क्या है, पढ़ाता। पढ़ाता का मूल रूप होता है पढ़ाना, तो चूंकि इसमें ना आ गया ना, तो इसलिए क्या हो गया, हमारा क्रिया हो गया। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था। तो देखिए हम सब कुछ तो पहचान लिए कि ये कर्ता है या कर्म है, या ये भी कर्म है, और प्लस ये क्या है, क्रिया है। ओके, अब क्या करना है, यह सेंटेंस जिस टेंस का है, अब इसको आप पहचान लीजिए। अब जब इसको पहचान ले जाएंगे तो आप किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बना ले जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, आखिर में है शब्द आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। ओके, और क्योंकि इसके पहले ता शब्द आ रहा है, तो ता है, ती है, ते हैं, ताऊं, ये सब कहां आता है, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में। ओके फ्रेंड्स, और जैसे ही हमें इस टेंस का पता चल जाता है, तुरंत हमें क्या करना चाहिए, उसका नियम तुरंत हमारे जवाब पर याद हो जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो नियम क्या है कि अगर एक वचन करता है, तो आपको क्रिया की पहली अवस्था में एस या फिर ई एस या फिर आई एस जोड़ देना है। ओके फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से नियम है। और अगर बहुवचन करता है तो आपको क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करना है। ये कुछ इसमें नियम है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में। ओके फ्रेंड्स, अच्छा इतना तो क्लियर हो गया हमारा
कि यह वाक्य जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। ओके, और इसमें नियम भी हमें पता चल गया, एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या फिर आई ये जोड़ देंगे, और अगर बहुवचनकर्ता होगा तो क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे। इतना हमारा क्लियर हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब हमें यह भी पता चल गया कि वह करता है, हमें कर्म है, अंग्रेजी कर्म है, पढ़ाना क्रिया है। तो अब क्या करना है, इनका जो वर्ड मीनिंग होता है, मैंने जो आपसे सूत्र बताया था आपको उसी को यूज कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, आपका अंग्रेजी हो गया। तो पहले देखिए, पहले कर्ता होता है, तो इसमें कर्ता कौन है, वह, तो वह का अंग्रेजी क्या है, ही है। उसके बाद आता है सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब चूंकि आपको मालूम होना चाहिए, जब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, अफर्मेटिव में शुभकारात्मक में, तो क्या होता है कि आपको सहायक क्रिया का यूज नहीं करना रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहां भी सहायक क्रिया का यूज नहीं होगा। ओके, अब इसके बाद आपको यूज करना है मेन वर्ब का। तो मेन वर्ब इसमें क्या है, क्या कहते हैं, पढ़ाना। पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है, टीच। तो टीच लिख दीजिए। अब आप जानते हैं क्योंकि वह एक वचन है, तो इसीलिए यहां क्या हो जाएगा, टीचर्स हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हमने आपको नियम बताया है, टीचर्स हो गया। अब देखिए वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, कर्म आता है। तो देखिए दोस्तों, यहां अब कर्म दो आ गया है, एक हमें भी है, अंग्रेजी भी कर्म है, तो दो कर्म आ गया ना। तो अब आप इसमें से सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, मैंने आपको बताया था जो सजीव है सबसे पहले उसका प्रयोग करेंगे, फिर निर्जीव का प्रयोग करेंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्या है, हम लोग सजीव ही तो हैं, और अंग्रेजी क्या है, वो निर्जीव है। ओके, ये सब तो आप जानते ही हो। ओके, तो सबसे पहले आपको हमें का प्रयोग करना है, फिर अंग्रेजी का प्रयोग। ओके फ्रेंड्स, तो चूंकि हमें का अंग्रेजी क्या होता है, वी, और लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, हमें ये जो शब्द लिखा हुआ है वी, इसका प्रयोग जब ये कर्ता के रूप में होता है तब इसका प्रयोग करते हैं। ओके, और क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है, कर्म के रूप में आ रहा है, और इसीलिए वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है अस। ओके फ्रेंड्स, और इसलिए टीचर्स के बाद हम क्या लिखेंगे, अस लिखेंगे, ही टीचर्स अस। ओके, अब क्या है, मैंने देखिए सजीव लिख दिया, वर्ब के बाद अब क्या लिखना है आपको, निर्जीव। तो निर्जीव कौन है, इंग्लिश, तो इसको भी लिख लीजिए, देखिए इंग्लिश, फुल स्टॉप, हो गया इसका अंग्रेजी। देखिए ही टीचेज अस इंग्लिश, हो गया इसका अंग्रेजी। और अगर आप चाहते हैं इंग्लिश को अस से पहले लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं, बट क्या है, आपको अस से पहले टू का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए जैसे मैंने यहां बताया, वर्ब प्लस निर्जीव, फिर प्लस टू, फिर प्लस सजीव। ओके फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। देखिए कर दिखाता हूं, ही टीचेज, अब यहां इंग्लिश अगर आप अस से पहले लिखते हैं तो आपको अस से पहले आपको टू का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, फुल स्टॉप। मैंने क्या बताया, अगर आप इंग्लिश को अस से पहले करेंगे, चूंकि इंग्लिश निर्जीव है और इसलिए सजीव से पहले तब टू का प्रयोग हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ इस प्रकार से हम अंग्रेजी में बनाते हैं जब एक ही वाक्य में दो कर्म आ जाता है तब। ओके, आइए एक एग्जांपल और जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, यह एक वाक्य है, अध्यापक विद्यार्थियों को विज्ञान पढ़ा रहा है। तो पहले अब आपको क्या करना है, इसमें कर्ता कौन है, कर्म कौन है, इसको पहचान लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें इस सेंटेंस में देखिए कार्य कौन कर रहा है, उत्तर आएगा अध्यापक। ओके फ्रेंड्स, तो जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए विद्यार्थी क्या है, विद्यार्थी कर्म है। कैसे, देखिए अध्यापक विद्यार्थियों को विज्ञान पढ़ा रहा है, अर्थात यहां जो प्रभाव डालने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, अध्यापक। तो जो प्रभाव डालता है उसे बोलते हैं कर्ता, तो अध्यापक हो गया कर्ता। अब चूंकि प्रभाव किस पर पड़ रहा है, विद्यार्थी पर, तो जिस पर प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है, कर्म होता है। तो विद्यार्थी क्या हो गया, हमारा कर्म हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब चाहे आप क्वेश्चन कर देख लीजिए। देखिए विद्यार्थियों को विज्ञान कौन पढ़ा रहा है, उत्तर आएगा अध्यापक। तो कौन से क्या पता चलता है, कर्ता का, तो अध्यापक कर्ता हो गया। अब विद्यार्थी कर्म है, आप क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए अध्यापक विज्ञान किसको पढ़ा रहा है, उत्तर आएगा विद्यार्थियों को। तो किसको से क्या पता चलता है, कर्म का। तो विद्यार्थी क्या हो गया, हमारा कर्म हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब बच रहा है विज्ञान क्या है। तो देखिए दोस्तों, यह भी कर्म है, यह भी क्या है, कर्म है। कैसे, देखिए अध्यापक विद्यार्थियों को क्या पढ़ा रहा है, तो उत्तर आएगा विज्ञान। तो कैसे क्या पता चलता है, कर्म पता चलता है। ओके फ्रेंड्स, क्या और किसको से, कर्म का पता चलता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। ओके, तो विज्ञान भी हमारा क्या हो गया, कर्म।
और अब बच रहा है पढ़ाना। पढ़ाना क्या है, मैंने आपको बताया था जिस शब्द के अंत में ना ने नी शब्द पाए जाते हैं उसे कहते हैं क्रिया। तो पढ़ाना क्या है, हमारा क्रिया हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो आपने तो सब कुछ पहचान लिया। अध्यापक कर्ता हो गया, विद्यार्थी कर्म हो गया, और विज्ञान क्या हो गया, कर्म, पढ़ाना क्या हो गया, क्रिया। जब इतना सब कुछ आपका क्लियर हो गया तो आपको करना क्या है, ये जो टेंस है, ये जो सेंटेंस है, इसके टेंस को पहचान लीजिए, बस आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। देखिए आखिरी में है आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है, और क्योंकि काम लगातार हो रहा है, तो जब काम लगातार होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का आपका ये सेंटेंस है, वाक्य है। ओके दोस्तों, अब बात आ रहा है कि इसमें जो नियम है उसको भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, नियम क्या है, आई के साथ आपको एम लगाना है। ओके, और अगर एक वचन करता है तो आपको इज लगाना है, और अगर बहुवचन करता है तो आपको आर लगाना है। ओके फ्रेंड्स, प्लस जो आपका क्रिया है, क्रिया की पहली अवस्था में आपको आईएनजी जोड़ देना है। यही सब कुछ नियम है। ओके, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो नियम है कुछ इस प्रकार से है, आई के साथ एम, एक वचनकर्ता के साथ इज, और बहुवचनकर्ता के साथ आपको आर का प्रयोग कर देना है, प्लस क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ देना है। ओके दोस्तों, तो सब कुछ तो हमें पता चल गया, हमने कर्ता कर्म क्रिया ये सब कुछ पहचान लिया, प्लस ये किस टेंस का है इसको भी हमने पहचान लिया, और इसमें नियम क्या है ये भी हमको आता है। ओके फ्रेंड्स, तो क्या करना है, मैंने जो आपको सूत्र बताया था उसी के मुताबिक इनका जो वर्ड मीनिंग होता है रख दीजिए, आपका ट्रांसलेशन हो गया। तो आइए इसको कर लेते हैं। देखिए सूत्र के मुताबिक सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, अध्यापक, तो लिख दीजिए द टीचर, और इसके बाद क्या आता है, सक्रिया, हेल्पिंग वर्ब। तो आपको मालूम है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसमें सक्रिया क्या है, इज एम आर। तो चूंकि टीचर एक वचन है तो इसके साथ सक्रिया क्या होगा, इज होगा। ओके, इज हो गया हमारा। अब चूंकि सक्रिया हो गया, अब इसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या है इसमें, पढ़ाना। तो पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है, टीच। अब और आपको मालूम भी है जब इज एम आर का प्रयोग हो जाता है, तो जब इज एम आर का प्रयोग हो जाता है तो आपको क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ना रहता है। तो आइए जोड़ दीजिए, टीच में टीचिंग हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा वर्ब भी हो गया, क्रिया भी हो गया, अब बच रहा है क्या, ऑब्जेक्ट, कर्म बच रहा है। तो देखिए इसमें कर्म दो आ रहा है, एक विद्यार्थी भी कर्म है और विज्ञान भी कर्म है कि नहीं। तो मैंने बताया जो सजीव होता है उसको पहले लिखते हैं और जो निर्जीव होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो यहाँ विद्यार्थी क्या है, सजीव है, और विज्ञान क्या है, निर्जीव है। तो सबसे पहले आपको विद्यार्थी का प्रयोग करना है, फिर विज्ञान का। ओके फ्रेंड्स, तो आइए लिख देते हैं द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, उसका लिख दीजिए साइंस, हो गया आपका अंग्रेजी, फुल स्टॉप। द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स साइंस, हो गया। और दोस्तों यदि आप साइंस को स्टूडेंट से पहले लिखना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप लिख सकते हैं, बट स्टूडेंट से पहले आपको टू का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए नेम में मैंने बताया है। ओके, आइए लिख लेते हैं द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग साइंस। अगर आप साइंस पहले लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, बट स्टूडेंट से पहले आपको टू का प्रयोग करना पड़ेगा, टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप, हो गया। द टीचर इज टीचिंग साइंस टू द स्टूडेंट्स। ओके दोस्तों, हमने आपको जब एक वाक्य में दो कर्म आता है तो इसका एग्जाम्पल के माध्यम से सबको समझा दिया है। अब दोस्तों दुनिया का कोई भी सेंटेंस जिसमें दो कर्म आएगा उसको आप ऐसे चुटकियों में बना देंगे। ओके फ्रेंड्स, आइए अब हम जिक्र कर लेते हैं जब एक वाक्य में दो क्रिया आता है तब। ओके फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों जब एक वाक्य में दो क्रिया आता है तो उसको अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं, आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। देखिए दो क्रिया, हमने क्या बताया, जब एक ही वाक्य में दो क्रिया आ जाएगा तो उसको आप अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब एक ही वाक्य में दो क्रिया आएगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा, प्रथम उद्देश्य, उद्देश्य तथा द्वितीय उद्देश्य, उद्देश्य। ओके फ्रेंड्स, हमने क्या बताया, जब आपके एक ही वाक्य में दो क्रिया आएगा तो प्रथम उद्देश्य तथा द्वितीय उद्देश्य कुछ इस प्रकार से कर आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको करना क्या है, जब आप अंग्रेजी बनाओगे तो सबसे पहले आपको प्रथम
उद्देश्य वाली जो क्रिया है उसको पहले लिखोगे, और फिर जब दूसरा उद्देश्य वाला क्रिया आप लिखोगे तो उससे पहले आपको टू का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, 2+B1 का प्रयोग, 2+ क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। ओके, दूसरी उद्देश्य वाली क्रिया से पहले। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कह दिया जाए, हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यालय जाते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यालय जाते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा है हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यालय जाते हैं। तो यहां देखिए दो क्रिया आ रहा है। कैसे? जाना, ये भी हमारा क्रिया है कि नहीं? क्लियर हो गया आपका? प्राप्त करना, ये भी हमारा क्रिया है ना? देखिए, प्राप्त करना यहां भी ना आ रहा है और जाना यहां भी ना आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्रिया है कि नहीं? तो देखिए, एक वाक्य में दो क्रिया आया कि नहीं आया ना? अब इसमें आप पहचानिए कि प्रथम उद्देश्य वाली क्रिया कौन है और दूसरी उद्देश्य वाली क्रिया क्या है। देखिए दोस्तों, हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यालय जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा प्रथम उद्देश्य क्या है? विद्यालय जाना ना। तो हमारा जो प्रथम उद्देश्य वाला क्रिया है वो क्या है? जाना। और दूसरा उद्देश्य वाला क्रिया क्या है? वो है ज्ञान प्राप्त करना। ओके, ये जो प्राप्त करना है ये दूसरा उद्देश्य वाला क्रिया है। ओके फ्रेंड्स, आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, तो जो आपका जो प्रथम उद्देश्य वाला क्रिया है उसी को आप सब्जेक्ट के बाद लिखोगे। ओके, और उसके बाद जब आप दूसरा उद्देश्य वाला क्रिया लिखोगे तो उसके पहले आपको टू का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, और जब आप टू का प्रयोग कर दोगे तो आपको क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, यही अंग्रेजी में नियम है। तो आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। पहले आपको कर्ता लिखना है, तो इसमें कर्ता कौन है? हम। तो हम का अंग्रेजी क्या होता है? वी। और देख लीजिए ये किस टेंस का है? हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यालय जाते हैं, अर्थात ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। ओके, तो इसमें नियम क्या है? अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे, और अगर एक वचन है तो उसमें जो क्रिया होगी उसके पहली अवस्था में यस या फिर आईएस जोड़ देंगे। ओके, और चूंकि वी है इसका मतलब ये कर्ता बहुवचन है। ओके, तो इसके साथ हम क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे। तो जो हमारा प्रथम उद्देश्य वाला क्रिया उसी को लगाएंगे, तो वी हो जाएगा प्लस गो लगाएंगे। गो कहां जा रहा है? विद्यालय। गो टू स्कूल हो जाएगा, प्लस हटा दीजिए पहले एक बार। देखिए, वी गो टू स्कूल। देखिए, प्रथम उद्देश्य हमारा क्या है? स्कूल जाना। हम बिना स्कूल जाए शिक्षा प्राप्त कर ही नहीं सकते। ओके, तो हमारा जो प्रथम उद्देश्य वाला है क्रिया जहां तक वो रहता है पहले आप उसको लिखिए, फिर जो दूसरा उद्देश्य वाला क्रिया जहां से स्टार्ट होता है वहीं आप टू का प्रयोग कर दीजिए, फिर उसको आप जोड़ दीजिए। ओके, तो प्रथम उद्देश्य हमारा क्या है? हम विद्यालय जाते हैं, पहले आप इतना बनाएंगे, वी गो टू स्कूल हो गया। अब दूसरा उद्देश्य क्या आपका? ज्ञान प्राप्त करना। तो अब यहां से देखिए ये हमारा दूसरा लक्ष्य, दूसरा उद्देश्य। ओके, तो आप इसी से पहले आप टू का प्रयोग कर देंगे, और आप जानते हैं के लिए का अंग्रेजी टू होता है। ओके, तो और एक प्रकार से ये एक कनेक्टर का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जोड़ दिया किसको? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। टू गेट, प्राप्त करने का अंग्रेजी गेट हो गया, और ज्ञान का अंग्रेजी होता है नॉलेज हो गया। टू गेट नॉलेज, फुल स्टॉप। देखिए, वी गो टू स्कूल, ये प्रथम उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य क्या है? शिक्षा प्राप्त करने के लिए या फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो उससे क्या करना है? उसे क्या करना है? आपको टू से जोड़ देना है। ओके फ्रेंड्स, वी गो टू स्कूल टू गेट नॉलेज, कुछ इस प्रकार से इसका अंग्रेजी हो गया। और अगर आप चाहते हैं के लिए का अंग्रेजी, आप यहां फॉर लगाना, क्योंकि फॉर भी तो होता है। देखिए, के लिए का अंग्रेजी फॉर भी होता है, प्लस टू भी होता है। तो आप किसी भी का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे फॉर का प्रयोग करिए चाहे आप टू का प्रयोग करिए, लेकिन नियम है अगर आप टू का प्रयोग करेंगे तो क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, और अगर आप फॉर का प्रयोग करते हैं तो क्रिया की पहली अवस्था में आपको आईएनजी जोड़ देना है। ओके फ्रेंड्स, देखिए, अगर हम फॉर का प्रयोग यहां करते हैं तो यहां आपको गेटिंग लगाना पड़ेगा। ओके, जैसे इस प्रकार, वी गो टू स्कूल फॉर गेटिंग नॉलेज। ओके, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और अगर आप टू का प्रयोग करते हैं तो गेट लगाना पड़ेगा। ओके दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इसका नियम है अंग्रेजी में बनाने का। आइए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है। वह आम खरीदने के लिए बाजार गया। देखिए दोस्तों, वह आम खरीदने के लिए बाजार गया। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो डबल क्रिया उसको पहचानिए। खरीदना ये क्या है? क्रिया ही तो है।
ना। क्यों? क्योंकि ये एक शब्द है और इसके अंत में क्या आ रहा है? ना आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या है? क्रिया। खरीदना हमारा क्रिया है। अब आप इसको देखिए, गया, ये क्या है? ये भी हमारा क्रिया है। ओके, ये भी हमारा क्रिया है। तो देखिए एक ही वाक्य में दो क्रिया आ गया। देखिए खरीदना एक क्रिया हो गया, दूसरा क्रिया क्या है? गया, ये भी हमारा क्रिया हो गया। तो इसमें आप पहचानिए प्रथम उद्देश्य वाली क्रिया कौन है और दूसरी उद्देश्य वाली क्रिया क्या है। देखिए वह आम खरीदने के लिए बाजार गया, तो पहले तो उसका पहला काम क्या हुआ? बाजार जाना। अब बिना बाजार जाए वो आम खरीद ही नहीं सकता। ओके फ्रेंड्स, तो जो हमारा प्रथम उद्देश्य होता है वो क्या है? बाजार गया। ओके फ्रेंड्स, तो पहले आप वह बाजार गया ये बनाएंगे, फिर आम खरीदने के लिए उसको आप टू से जोड़ देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। वह आम खरीदने के लिए बाजार गया। आप पहले इसका टेंस पहचान लीजिए, ये किस टेंस का है। देखिए गया, इसका मतलब ये पास्ट इंडिफरेंट टेंस का वाक्य है। इसमें नियम क्या है? सभी कर्ता के साथ, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। कब? लेकिन कब? जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा तब। ओके फ्रेंड्स, तो चूंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसलिए आपको सभी कर्ता के साथ क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, तो आइए वह का अंग्रेजी क्या होता है? ही। प्रथम उद्देश्य क्या है? वह बाजार गया, तो पहले यहां तो बनाइए। तो चूंकि जाना का अंग्रेजी क्या होता है? गो, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वेंट। ही वेंट टू मार्केट, ये हो गया हमारा प्रथम उद्देश्य। अब दूसरा उद्देश्य क्या है? आम खरीदने के लिए। तो जो दूसरा उद्देश्य है उसी से पहले आपको टू का प्रयोग कर देना है। ओके, टू खरीदने का अंग्रेजी क्या हो गया? बाई। टू बाई मैंगोज, टू बाई मैंगोज, फुल स्टॉप हो गया। देखिए ही वेंट टू मार्केट टू बाई मैंगोज हो गया इसका अंग्रेजी। ओके फ्रेंड्स, और यदि आप चाहते हैं क्रिया का अंग्रेजी फॉर लगाना तो ठीक है, आप लगा सकते हैं, बट आपको क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ना है। ओके दोस्तों, यहां आपको तब बाई को बाइंग करना पड़ेगा, आपको यहां आईएनजी लगाना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से नियम होता है जब दो क्रिया एक ही वाक्य में आ जाता है। तो फ्रेंड्स आप खुद पहचानने का कोशिश करिए कि प्रथम उद्देश्य वाला क्रिया क्या है, दूसरा उद्देश्य वाला क्रिया क्या है। आप महसूस करिए वह आम खरीदने के लिए बाजार गया, तो इसमें प्रथम उद्देश्य वाला क्रिया क्या हो सकता है? अब जरा सोचिए, आप बिना वो बाजार जाए आम खरीद सकता है? नहीं, पहले आपको बाजार जाना पड़ेगा। तो प्रथम उद्देश्य आपका क्या हो गया? बाजार जाना। ओके, तो आप पहले यहां तक आप अंग्रेजी बनाएंगे। ओके, दूसरा उद्देश्य क्या है? आम खरीदना। तो जो दूसरा उद्देश्य वाला क्रिया होता है उसी से पहले आपको टू का प्रयोग कर देना है। कितना सिंपल है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप प्रत्येक ट्रांसलेशन को सीख जाएंगे। ओके दोस्तों आज मैं बस इतना ही पढ़ाऊंगा और बाकी मैं धीरे धीरे आपको पढ़ाता रहूंगा। फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा जो चैनल है उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी वीडियोज हैं प्लीज उनको देखते रहिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।